हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला तो ये सवाल है कि रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर जो न्यूज़ वायरल हो रही है, HTML फॉर्मेट में बताया जा रहा है कि वहाँ पर PET और रिजल्ट कुछ दिखा रहा है, तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है। देखो, जब आपका NTPC का रिजल्ट आना था उस टाइम पर भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी। मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों की कोई बुनियाद नहीं होती है। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो आपका आने को कभी भी आ सकता है, हो सकता है इसी वीक में आ जाए। और मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 20 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आने को तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है। बाकी इन चीज़ों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई PET के जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड हो गया, ऐसा सब बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें बेबुनियाद है। ये सॉफ्टवेयर में किस तरह से क्या अपडेट होता है ये ना मुझे पता है ना आप लोगों को पता होगा। तो इन चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं आना है। बाकी रिजल्ट आपका बहुत जल्द आएगा, ये बात तो कन्फर्म ही है। तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल आता है मेडिकल को लेकर। अभी आपका जो है लेवल 6 का NTPC का जो मेडिकल हुआ है, उसमें कुछ स्टूडेंट को ब्लड प्रेशर के कारण बाहर निकाल दिया। उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था तो उनको बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर किसी ने पूछा था कि सर ग्रुप डी में किस तरह से मेडिकल होता है। वैसे तो मैंने मेडिकल के रिगार्डिंग ना काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, डिटेल वाले, बहुत अच्छे। आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर एग्ज़ाम गुरु ग्रुप डी मेडिकल, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। बाकी फ्यूचर में मैं और भी अच्छा वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ कि ग्रुप डी में ऐसा नहीं होता है। देखो, ग्रुप डी का मेडिकल थोड़ा सा ईजी होता है अगर उसको कंपेयर करें हम ALP के मेडिकल के साथ या फिर NTPC के मेडिकल के साथ। वहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से मेडिकल होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं किया जाता है। जबकि ग्रुप डी में कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इग्नोर हो जाती हैं। अगर मैं ग्रुप डी की बात करूँ तो ग्रुप डी में मोटी मोटा चीज़ें जो आपकी चेक होती हैं, वो एक तो आइज़ होती है, मेन फोकस आइज़ पर रहता है, ठीक है ना। क्योंकि आइज़ में देखो, आपका जो ट्रैकमैन की पोस्ट है वहाँ पर सारा खेल आइज़ का है, पॉइंट्समैन की पोस्ट है, थोड़ा वहाँ पर जो है आइज़ वगैरह आपकी बारीकी से चेक होती है। उसके अलावा यहाँ पर नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जैसे आपका डायबिटीज़ का टेस्ट होता है, वो छोटी सी मशीन आती है एक, उसमें एक ड्रॉप आपकी ब्लड की डालते हैं, उससे डायबिटीज़ का टेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। वो दूसरा वाला टेस्ट नहीं होता है जिसमें आपको 2 बार ब्लड देना होता है। जिसके घर में डायबिटीज़ किसी को हो, वो अच्छे से जानता होगा कि डायबिटीज़ का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो ऐसे होता है कि खाली पेट आपको ब्लड देना होता है, फिर खाना खाने के बाद ब्लड देना होता है, और लैब में आपके सैंपल जाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आती है। वो वाला टेस्ट नहीं होता है, सिंपली एक छोटी सी मशीन आती है डायबिटीज़ चेक करने की, उस मशीन में ब्लड की एक ड्रॉप डाल के डायबिटीज़ चेक कर लेते हैं। BP आपका चेक होता है ग्रुप डी में भी। बहुत सारे स्टूडेंट का BP हाई रहता है। देखो, 2018 का जब मेडिकल हुआ था, मैंने अपने दूसरे चैनल पर सारी चीज़ें कवर की थी, आप जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों का BP हाई हो जाता है, लेकिन वो क्या करते थे, उनको बिठा देते थे कि बेटा आराम से पानी वानी पियो, थोड़ी देर बाद फिर आना, BP चेक कर लेते। कई बार क्या होता है कि माइंड पर जब थोड़ा प्रेशर होता है और थोड़ा सा बंदा जब टेंस्ड होता है तो उसमें BP हाई हो जाता है। तो ग्रुप डी में ऐसा कोई BP वाला ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है। आपको दोबारा से बुलाया जाएगा, अगर फिर भी आपका BP बढ़ा होता है आपको नेक्स्ट डे भी बुलाया जा सकता है। तो देखो, इसका तो काफ़ी तरीके हैं, BP लो करने की टैबलेट वगैरह भी आती है। बाकी नॉर्मली अगर BP वगैरह आपका बढ़ा है तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, ग्रुप डी में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर चेस्ट का एक एक्सरे किया जाता है कि भैया आपकी कोई रिब्स वगैरह टूटी हुई तो नहीं है, तो चेस्ट का एक्सरे कर लेते हैं। उसके अलावा पाइल्स का टेस्ट हो जाता है, वैसे ही देखने से टेस्ट कर लेते हैं, कोई मशीन वगैरह से कुछ नहीं, नॉर्मली देखते हैं सिर्फ वो। और यूरिन टेस्ट भी कुछ सेंटर्स पर हुआ था, यूरिन में आपके यूरिन का सैंपल लेके और टेस्ट किया जाता है, किडनी स्टोन वगैरह आई थिंक वो चेक करते हैं, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये कुछ मेजर से टेस्ट होते हैं, मेन फोकस आइस पर रहता है। बाकी ग्रुप डी का मेडिकल इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप PET क्रॉस करके मेडिकल तक जा रहे हो तो मान के चलो कि अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम भी आपके साथ है तो कंफर्म आपको मतलब हो ही जाता है। और काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि सर मुझे हाथ में रोड पड़ी हुई है। देखो, वहाँ पर अगर आप चलने फिरने में सक्षम हो, वो हाथ वगैरह आपके मूवमेंट करके देखेंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो टॉलरेट की जा सकती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। बाकी कोई बड़ी दिक्कत वहाँ पे नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपका मेडिकल के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैंने बताया, बाकी डिटेल वीडियो आप देख लेना, और अगर आपकी क्वेरी कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि सर जो रैंक IQ का डाटा है वो बिल्कुल सही है। एक स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कह रहा था कि जो रैंक IQ है उनके पास अभी तक का मैक्सिमम डाटा है, मतलब आई थिंक 1-1.5 लाख बच्चों का डाटा बताया जा रहा है कि उनके पास है, कि उनके पास मैक्सिमम डाटा है। वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। देखो, मैं ये बात मानता हूँ कि उनके पास डाटा होगा, 1.5 नहीं, 2 नहीं, 5 लाख बच्चों का डाटा भी उनके पास होगा, लेकिन एक चीज़ उनके पास नहीं है, वो है शिफ्ट की हार्डनेस या फिर शिफ्ट ईजी है, ये उनको नहीं पता है, ठीक है ना। ये किसको पता है? सिर्फ रेलवे को पता है। रेलवे इसको डिसाइड करेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड में काउंट होगी, कौन सी शिफ्ट आपकी ईजी में काउंट होगी। रैंक IQ के पास स्टूडेंट्स का डाटा है कैटेगरी वाइज, नो डाउट कि वो अपनी तरफ से सही बता रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर वो परसेंटाइल दिखा रहे हैं, जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जो आपके मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, जो परसेंटाइल बनेगा वो कहीं ना कहीं शिफ्ट की हार्डनेस को देखते हुए बनेगा, या आपकी शिफ्ट कितनी ईजी थी, तो वो मेन चीज़ उनके पास नहीं है। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया कि मन को संतुष्टि देने के लिए आप रैंक IQ का डाटा देख सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें वहाँ पर भी 100% सही नहीं है। कट ऑफ एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी कितनी बारीकी से बना ले, 100% कभी भी सही नहीं हो सकता है। उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, बाकी यूट्यूबर्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है। तो रैंक IQ का डाटा को लेकर जो आपके डाउट हैं आई थिंक वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात करें लास्ट क्वेश्चन की कि सर ग्रुप डी हो गया,
और अभी एनटीपीसी भी हो गया, अब आगे किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रेलवे के भरोसे थे, मतलब वो एसएससी वगैरह की तरफ मूव नहीं करते, उधर सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, इंग्लिश वगैरह भी आती है तो उधर मूव नहीं करते हैं। तो जो लोग सिर्फ रेलवे के भरोसे थे, ग्रुप डी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, एनटीपीसी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा। तो सजेशन मेरा ये रहेगा कि देखो, वैकेंसी आएंगी 100% आएंगी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जेई की वैकेंसी भी आएगी, और हो सकता है कि ग्रुप डी एनटीपीसी की भी वैकेंसी आए दोबारा से। आपको क्या करना है, देखो अगर आप सिर्फ रेलवे पे डिपेंड हो ना, तो जो इनके कॉमन सिलेबस है, मतलब कॉमन जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उनमें क्या होता है कि कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, उनमें वही गिने चुने टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, तो उन पे कमांड बनानी अभी से शुरू कर दो। वैकेंसी आपकी 100% आएगी, दिसंबर तक भी आ सकती है, जनवरी में भी आ सकती है। जैसे ही वैकेंसी आएगी एटलीस्ट ये होगा कि आपका मैथ और रीजनिंग तैयार रहेगा। बाकी जो भी सिलेबस में चेंज होता है, मान लो कि भाई किसी में साइंस थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी में थोड़ा हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा आती है, वो चीज़ें आप उस टाइम पर प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेरा तो सजेशन ये है कि अपने कोई कॉमन टॉपिक्स हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, वैकेंसी 100% आएगी, ये बात यकीन मानो। ठीक है।